हाँ जी प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं यूएन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नंबर 2। और पार्ट नंबर 2 का आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि 2 मार्क्स में आता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि इन 1992 1992 में द यूएन जनरल असेंबली अडॉप्टेड अ रिजोल्यूशन। भाई, जनरल असेंबली ने एक रिजोल्यूशन लिया था, समझते हो ना, एक तरीके से कहते हैं ना, प्रॉमिस किया था। क्या प्रॉमिस था वो? ठीक है, उस प्रॉमिस में बेटा बेसिकली 3 कंप्लेंट्स सामने आई थी। प्रस्ताव बोल लो, प्रॉमिस बोल लो, उसमें 3 कंप्लेंट जो है वो सामने आई थी। किसके? पूरे वर्ल्ड के सामने। किसके बारे में थी वो कंप्लेंट्स? वो कंप्लेंट्स थी बेटा यूएन के बारे में, यूएनएससी यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में बेटा वो आपकी कंप्लेंट्स थी। तो क्वेश्चन की बेटा वेटेज जो है वो आपकी 2 मार्क्स में रहती है। तो हम जरा पढ़ते हैं वो कंप्लेंट्स क्या थी। कंप्लेंट नंबर 1, द सिक्योरिटी काउंसिल नो लॉन्गर रिप्रेजेंट्स कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल रियलिटीज़। जो बेटा आपकी सिक्योरिटी काउंसिल है ना, जिसमें आपके 15 मेंबर्स हैं, 5 परमानेंट 10 नॉन परमानेंट, ये जो है ये सच्चाई को, पॉलिटिकल सच्चाई को, रियलिटी को बिल्कुल भी दिखाते नहीं है, रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। सच्चाई ये थी कि भाई यूएस की पूरे वर्ल्ड में हेजेमनी हो गई थी, यूएस अपनी मनमानी कर रहा था और सिक्योरिटी काउंसिल यूएस को रोकने बिल्कुल भी सक्षम नहीं था। मतलब ये उसको रोक नहीं पा रहा, तो इसीलिए ये बिल्कुल भी कोई पॉलिटिकल रियलिटी कभी रिप्रेजेंट करता ही नहीं है, कभी शो ही नहीं करता है ये। नेक्स्ट पॉइंट, इसके जो फैसले होते हैं ना, मतलब सिक्योरिटी काउंसिल के जो फैसले होते हैं वो सिर्फ वेस्टर्न वैल्यूज और वेस्टर्न इंटरेस्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं। मतलब क्या? मतलब कि भाई ये जो फैसले कर रहे हैं ना, उनसे सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज यानी कि वेस्टर्न जो आपकी ये है, यूएस है, ब्रिटेन है, यूरोप कंट्रीज जो है खासकर, उनका होता है फ़ायदा। ठीक है, और इनके फैसलों पे सिर्फ और सिर्फ डोमिनेशन होता है। किसका? सिर्फ कुछ पावर्स का। समझे आप लोग? सी, इट डिसीजंस रिफ्लेक्ट ओनली वेस्टर्न वैल्यूज एंड इंटरेस्ट एंड आर डोमिनेटेड बाय फ्यू पावर्स। कुछ पावर्स ही अपना डोमिनेशन बटन यहाँ पे आपका दिखाती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज, लास्ट पॉइंट इज, इट लैक्स इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन। सवाल है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विटेबल? यानी कि इक्वलिटी। पूरे वर्ल्ड में 7 हैं कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। अब उन 7 कॉन्टिनेंट में से सिर्फ 3 कॉन्टिनेंट के कंट्रीज आते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, बाकी के 4 का कोई किससे मतलब नहीं। यानी कि पूरे वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ 5 सिक्योरिटी के काउंसिल के मेंबर्स और ये 3 कॉन्टिनेंट्स हैं। तो क्या ये 5 काफ़ी हैं? क्या ये 5 इक्वलिटी दिखा रहे? नहीं, इट लैक्स, यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल में इक्वलिटी नहीं है, इट लैक्स इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन। तीनों पॉइंट्स बेटा आपको लर्न करने हैं। तीनों पॉइंट्स बेटा आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बेटा हमारा एक क्वेश्चन हो चुका है। हम बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने सपोज कि आप लोगों से बोला कि अगर आपको वोट करना है भारत में तो आपकी एज क्या होनी चाहिए? 18+। अगर आपको ड्राइविंग करनी है तो भी आपको 18+ का होना पड़ेगा। वैसे ही अगर आपको सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट या फिर नॉन परमानेंट यानी कि आपका टेम्परेरी मेंबर बनना है, ठीक है ना, एक देश को अगर परमानेंट या फिर नॉन परमानेंट यानी कि टेम्परेरी मेंबर बनना है, किसका? यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का, तो उसके पास में क्या क्या होना चाहिए? मतलब एक कंट्री के पास में व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसकी क्या क्राइटेरिया है, क्या बेसिक फीचर्स जो एक कंट्री के पास होने चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। एक कंट्री के पास, एक कंट्री जो है वो कंट्री आपकी एक मेजर इकोनॉमिक पावर होनी चाहिए, यानी कि उस कंट्री के पास अच्छा खासा जो है वो पैसा होना चाहिए। नेक्स्ट, अ मेजर मिलिट्री
पावर, यानी कि मिलिट्री के अंदर भी उस कंट्री के पास काफ़ी अच्छा खासा जो है वो रुतबा आपका होना चाहिए। अ सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर टू द यूएन बजट, एक ऐसी कंट्री जो यूएन के बजट में अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करती हो, अच्छा खासा डोनेशन देती हो, ठीक है। अगर ये 3 पॉइंट्स आपके पास हैं स्टार्टिंग के, तो आप एलिजिबल हो। आगे भी है, मतलब ये 3 तो बहुत ज़्यादा मैंने आपके। नेक्स्ट, एक बिग नेशन इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, एक ऐसी कंट्री जिसके पास पॉपुलेशन बहुत सारी हो। भारत के पास वैसे ये 4 पॉइंट्स हैं, 5वां भी है। अ नेशन दैट रिस्पेक्ट्स डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स, एक ऐसा देश जिसके पास ह्यूमन राइट, जिसके पास डेमोक्रेसी की रिस्पेक्ट करता हो, ऐसा देश चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल को। एंड लास्ट but not the least, a country that would make the council more representative of the world's diversity in terms of geography, economic systems and culture, एक ऐसी कंट्री जो काउंसिल को पूरे वर्ल्ड के सामने ले जाए, अपनी लोकेशंस दिखाए, मतलब एक तरीके से यू कैन से कि काउंसिल को का जो एरिया है उसको और ब्रॉड करे, यानी कि हर तरह का देश इस पे जुड़े, हर तरीके के लोगों को ये अपने साथ जोड़े, ठीक है। अगर एक कंट्री के पास ये सारी बातें हैं, एक कंट्री के पास अगर बेटा ये सारी बातें हैं, तो बेटा वो कंट्री क्या है, वो कंट्री बेटा एलिजिबल है क्या, सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट या नॉन परमानेंट मेंबर आपका बनने के लिए, ठीक है बच्चों। तो बेटा हम लोगों ने ये 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अब चलो बेटा हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी बच्चों, अगला सवाल, 2005 में यूएन ने अपने 60 साल पूरे कर लिए थे, यानी कि 68th एनिवर्सरी जो है यूएन सेलिब्रेट कर रहा था। तो क्वेश्चन ये आता है कि 60th एनिवर्सरी पे क्या क्या रिफॉर्म्स, क्या क्या स्टेप्स लिए थे यूएन ने खुद को रेलेवेंट बनाने के लिए। क्वेश्चन एक बार जरा हम दोबारा पढ़ लेते हैं कि व्हाट वर द स्टेप्स टेकन बाय द यूएन इन 2005, 2005 में यूएन ने ऐसे कौन कौन से स्टेप लिए थे जिससे यूएन को ज़्यादा रेलेवेंट, टू मेक यूएन मोर रेलेवेंट इन चेंजिंग कंटेक्स्ट, बदलते हुए माहौल में, बदलते हुए एनवायरनमेंट में यूएन को और रेलेवेंट बनाने के लिए 2005 में 60th एनिवर्सरी पे यूएन ने क्या क्या स्टेप्स लिए थे, स्टेप पढ़ने हैं। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट इज क्रिएशन ऑफ अ पीस बिल्डिंग कमीशन। भाई 2005 में 60 साल पूरे होने पे यूएन ने बनाया था क्या, यूएन ने बनाया था पीस बिल्डिंग कमीशन, ठीक है, क्रिएशन ऑफ पीस बिल्डिंग कमीशन। नेक्स्ट, अब अगर कोई नेशनल गवर्नमेंट, अगर कोई सरकार, अगर कोई नेशनल गवर्नमेंट अपनी जनता के ऊपर हो रहे अत्याचारों को नहीं रोक पाती है, तो ये जिम्मेदारी हमारी है। हम कौन है, हम यूएन के देश हैं। ये जिम्मेदारी हमारी है कि हम उनके ऊपर अत्याचार जो हो रहे हैं उनको उस पर रोके, ये जिम्मेदारी हमारी थी। सो इस जिम्मेदारी को एक्सेप्ट कब किया गया था, 2005 में यूएन के इस मैनिफेस्टो में, यू कैन से सी एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस जिम्मेदारी को हमने एक्सेप्ट कर लिया था। क्या जिम्मेदारी थी कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इन केस ऑफ फेलियर ऑफ नेशनल गवर्नमेंट्स टू प्रोटेक्ट देयर सिटीजन्स फ्रॉम एट्रोसिटीज़, ठीक है ना। किसी सरकार के द्वारा या किसी देश में अगर सरकार सक्षम नहीं है, सरकार नहीं बचा पा रही है जनता को अत्याचारों से, तो ये जिम्मेदारी अब यूएन के द्वारा एक्सेप्ट कर ली गई थी। थर्ड स्टेप, ह्यूमन राइट्स काउंसिल को इस्टेब्लिश किया गया था। किसको, ह्यूमन राइट्स काउंसिल को इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक। और ये कब से स्टार्ट हुआ था आपका, 19 जून 2006 से ये बेटा जो आपका वो स्टार्ट हो गया था आपका ये। नेक्स्ट, एग्रीमेंट्स टू अचीव मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। एक एग्रीमेंट होता है जहाँ बेटा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए की बात की गई थी आपकी ये। कंडेमनेशन ऑफ टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म्स, आतंकवाद के हर तरह, जितनी भी तरह का आतंकवाद है उसकी निंदा करना, उसकी बुराई करना, उसको ख़त्म करने की बात इस 60th एनिवर्सरी पे उन्होंने की थी। इन्होंने जिन कंट्रीज़ को डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करनी है, उनके पास में इनफ फंड्स नहीं है, तो उन कंट्रीज़ के लिए एक डेमोक्रेसी फंड को बनाया गया था, ठीक है। उस डेमोक्रेसी जो है वो बेटा फंड को बनाया गया था। एंड नेक्स्ट इज एक ऑर्गन था यूएन, जिसका नाम था ट्रस्टीशिप काउंसिल। अब इस ऑर्गन को
कोलैप्स, यानी कि इसको जो अब आपका खत्म कर दिया गया था। ठीक है बच्चों, सो ये क्वेश्चन था हमारा, इसका आंसर आपने सही से जो है वो पढ़ लिया है। ये सातों के सातों पॉइंट्स बेटा आपको जो है वो पता होने चाहिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।